बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हियर, योर बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आइए आज का लेक्चर डिस्कस करते हैं, देखते हैं आज किन मौज़ूआत पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया। प्रीवियस लेक्चर में हमने होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स को डिस्कस किया। होम्योस्टेसिस क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। होम्योस्टेसिस की 3 इकसाम है। नंबर 1 थर्मोरेगुलेशन, नंबर 2 ऑस्मोरेगुलेशन एंड नंबर 3 एक्सक्रीशन। थर्मोरेगुलेशन का मतलब जिस्म के अंदरूनी दर्जा हरारत को बरकरार रखना है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट्स की अमाउंट को मेंटेन करना है, जबकि एक्सक्रीशन का मतलब जिस्म से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिलीज करना है, फासिद मादों को खारिज करना है। पौधों की बात की जाए, पौधों के अंदर एक्सक्रीशन के हवाले से हमने डिस्कस किया कि अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को हार्मलेस क्रिस्टल्स की फॉर्म में कैल्शियम ऑक्सलेट की सूरत में स्टोर करते हैं। इसी तरह कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपने पत्ते सालाना बुनियादों पर खास मौसम में गिरा देते हैं और वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का काम करते हैं। हमने डिस्कस किया कुछ दरख्त ऐसे हैं जो लेटेक्स की सूरत में, रेजन्स की सूरत में, म्यूसिलेज और गम्स की सूरत में अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं। हमने डिस्कस किया गैसियस एक्सचेंज के हवाले से दिन के औकात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है, इजाफी ऑक्सीजन खारिज कर दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे एनवायरनमेंट से लेते हैं। जबकि रात के औकात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई मकसद नहीं है, तो रेस्पिरेशन से पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड पौधे खारिज कर देते हैं और रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन अपने एनवायरनमेंट से जज़ब करते हैं, इनटेक करते हैं। अगर हम बात करें ऑस्मोरेगुलेशन की, रोटेशन के जरिए से और ट्रांसपायरेशन के जरिए से पौधों में पानी और नमकियात की मिकदार को कंट्रोल किया जाता है। अगर हम बात करें थर्मोरेगुलेशन की, तो दरअसल पौधों के अंदर ट्रांसपायरेशन वो अमल है जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद देता है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस के बारे में। होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन की बात की जाए तो इंसानी जिस्म में 3 खास किस्म के ऑर्गन्स हैं, आज़ा हैं, जो इसमें किरदार अदा करते हैं, जिसमें स्किन शामिल है, जिसमें लंग्स शामिल हैं और किडनीज शामिल हैं। स्किन की बात की जाए, स्किन सेल रिसेप्टर का काम करते हैं। इसी तरह लंग्स फेफड़ों को कहा जाता है। इसी तरह किडनीज गुर्दों को कहा जाता है। आइए तीनों को एक एक करके डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्किन की आउटर लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती और एपिडर्मिस के बाद डर्मिस की लेयर होती है। डियर स्टूडेंट्स, इस डर्मिस की लेयर में स्किन के जो हेयर्स हैं उनकी रूट्स पाई जाती हैं, फैट के सेल्स पाए जाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं और ऑयली पैकेट्स पाए जाते हैं। यहाँ पे नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। अब ये स्किन क्या करती है? स्किन में जो हेयर्स हैं ये गूस बम्प्स में मदद देते हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जब सर्दी लगती है जिस्म के सारे बाल खड़े हो जाते हैं, इसे गूस बम्प्स कहते हैं, रोंगटे खड़े होना कहते हैं। जब बाल खड़े हो जाते हैं, वार्म एयर की एक लेयर ट्रैप हो जाती है, इंसुलेटर का काम करती है, जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखने में मदद देती है। फैटी सेल भी इंसुलेटर का काम करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद देते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो स्वेट ग्लैंड हैं वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं और पसीने की मदद से जब बाहर वाले माहौल में गर्मी होती है, टेम्परेचर जिस्म से ज्यादा होता है, एवेपोरेशन की वजह से जिस्म में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। लंग्स, डियर स्टूडेंट्स, लंग्स की बात की जाए, लंग्स फेफड़ों को कहा जाता है। फेफड़ों का क्या किरदार है होम्योस्टेसिस में? चैप्टर नंबर 10 में हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे जिस्म से एक्सेस अमाउंट ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवाने में मदद देते हैं और इनटेक ऑफ ऑक्सीजन में अपना किरदार अदा करते हैं। यह हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमारे जिस्म को ऑक्सीजन की जरूरत है क्योंकि हमारे जिस्म में रेस्पिरेशन का अमल होना है। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ने टूटना है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ने टूटना है, एनर्जी प्रोड्यूस होनी है, एटीपी ने बनना है, तो वो ऑक्सीजन हम फेफड़ों के जरिए अपनी हवा से लेते हैं। हमारे जिस्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है रेस्पिरेशन की बाई प्रोडक्ट के तौर पर, वो फेफड़ों के जरिए से खारिज की जाती है। इसी तरह से किडनीज है। किडनी कहा जाता है गुर्दे को, और किडनीज की बात की जाए इनका बड़ा अहम किरदार है। किडनीज ब्लड को फिल्टर करती हैं। हमारे जिस्म में जो खून है, रिकॉल योर मेमोरी, 9th क्लास चैप्टर नंबर 8 हम डिस्कस कर चुके हैं। हम जब खाना खाते हैं पहला मरहला इंजेशन कहलाता है, निगलना कहलाता है। दूसरा मरहला डाइजेशन कहलाता है जिसे हजम होना कहते हैं। तीसरा मरहला एब्जॉर्प्शन कहलाता है जिसमें हजम शुदा खुराक खून में जज़ब होती है। खून में जज़ब होने के बाद वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाई जाती है, वो सेल और टिश्यू का हिस्सा बनाई जाती है, और जब वो सेल और टिश्यू का हिस्सा बन जाती है इसे एसिमिलेशन कहते हैं। इट मीन्स के खुराक हजम होने के बाद खून में जज़ब होती है और खून उसकी फिल्ट्रेशन के जरिए से उसको साफ करके उसमें मौजूद जरूरी अज्जा को सेल और टिश्यू तक पहुंचाता है। फासिद मादे खून से अलग कर दिए जाते हैं, यूरिन की सूरत में जिस्म से खारिज कर दिए जाते हैं, और पेशाब बनाने का अमल खून की सफाई के जरिए से मुमकिन होता है। इस काम में किडनीज अपना किरदार अदा करती हैं। नतीजे के तौर पर यूरिन की सूरत में हमारे जिस्म से मेटाबॉलिक वेस्ट खारिज होते हैं, यूरिन की सूरत में यूरिया रिलीज होता है। आइए हम फर्दर डिटेल्स को देखते हैं, यूरिनरी सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यूरिनरी सिस्टम क्या है, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स कौन से हैं, आइए ड्रॉ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यूरिनरी सिस्टम में दो किडनी शामिल हैं। लेफ्ट किडनी थोड़ी सी हायर होती है बनिस्बत राइट किडनी के। किडनीज लोबिया शेप की होती हैं। किडनी से निकलने वाली नाली को यूरेटर कहा जाता है। यूरेटर से आगे एक थैली होती है और इस थैली को यूरिनरी ब्लैडर का नाम दिया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर से आगे एक ओपनिंग है जिसे यूरिथ्रा कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, सबसे पहले किडनी, किडनी के बाद ये नाली यूरेटर कहलाती है। दोनों तरफ से यूरेटर्स ओपन होते हैं एक थैली में। इस थैली को यूरिनरी ब्लैडर का नाम दिया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर से एक ओपनिंग के जरिए यूरिन रिलीज होता है। इस ओपनिंग का नाम यूरिथ्रा है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक पूरा यूरिनरी सिस्टम है
कि जो किडनीज पे मुश्तमिल है, यूरेटर्स पे मुश्तमिल है। यूरेटर्स ओपन होते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। यूरिनरी ब्लैडर से एक एक्सटर्नल ओपनिंग के जरिए यूरिन रिलीज कर दिया जाता है जब यूरिनरी ब्लैडर ओवरलोड हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं किडनी की स्ट्रक्चर को। डियर स्टूडेंट्स, किडनी के स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाए तो यूं ड्रॉ किया जा सकता है। किडनी की 2 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर को रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है, जबकि इनर लेयर को रीनल मेडोला कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, किडनी बीन शेप स्ट्रक्चर रखती है और इसके अंदर पिरामिड शेप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम रीनल पिरामिड का नाम देते हैं। ये जो पिरामिड का लफ्ज है ये ट्राइएंगुलर शेप के लिए इस्तेमाल होता है। इजिप्शियन पिरामिड का लफ्ज एहराम मिस्र के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि ये फराईन फिरौन की जमा है। मिस्र के कदीम हुक्मरानों के मकबरे हैं जो ट्राइएंगुलर शेप में बने हैं। इसी बुनियाद पे इसको रीनल पिरामिड कहते हैं क्योंकि ये किडनी से ताल्लुक रखता है। आपने याद रखना है रीनल का लफ्ज किडनी से रिलेटेड टर्म्स में इस्तेमाल होता है, जैसा कि रीनल कॉर्टेक्स है, रीनल मेडोला है। ये आउटर लेयर है रीनल कॉर्टेक्स, किडनी की है इसलिए रीनल का लफ्ज। ये इनर लेयर है रीनल मेडोला, रीनल इसलिए है क्योंकि ये किडनी की इनर लेयर है। यहां पर ट्राइएंगुलर शेप्स होती हैं किडनी की। ये तमाम की तमाम ट्राइएंगुलर शेप्स एक फनल शेप कैविटी में ओपन होती हैं और ये फनल शेप कैविटी से आगे दरअसल यूरेटर स्टार्ट हो जाता है। ये वाली ट्राइएंगुलर शेप्स को हम नाम देते हैं रीनल पिरामिड्स का। और रीनल पिरामिड्स जिस फनल शेप कैविटी में ओपन होती हैं इसको नाम दिया जाता है रीनल पेल्विस का। आप एक चीज नोट कीजिए, हर स्ट्रक्चर के साथ रीनल का लफ्ज लिखा गया है, इसलिए आपने इसको याद रखना है कि रीनल की जो टर्म है ये इस्तेमाल होती है किडनी से मुताल्लिक। किडनी में देख लीजिए, सबसे पहले 2 लेयर्स, आउटर लेयर को कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर को मेडोला कहते हैं। पिरामिड शेप्स होती हैं जिन्हें रीनल पिरामिड्स कहते हैं। ये ओपन होती हैं फनल शेप कैविटी में जिसको रीनल पेल्विस कहते हैं और ये यूरेटर की बेस है। इसके बाद आगे वाली जो नाली है इसको यूरेटर का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें तो किडनी की डायमेंशंस में याद रखिएगा इसके साइज के हवाले से, इसकी लेंथ के हवाले से, इसकी विड्थ के हवाले से, इसकी थिकनेस के हवाले से ये 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, ये 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, ये 4 सेंटीमीटर मोटी होती है और एक किडनी का वजन 120 ग्राम होता है। ये पेट में एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है, डायफ्राम से नीचे पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम के एक साइड पे पाई जाती है और इसकी अहमियत इस बुनियाद पे है कि ये ब्लड फिल्ट्रेशन में मदद देती है, ये खून की सफाई में अपना किरदार अदा करती है। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको याद रखेंगे इन डिटेल्स को। 120 ग्राम ये इसका वेट है। इसी तरह 10 सेंटीमीटर
5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ये इसकी डायमेंशंस हैं। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड, 4 सेंटीमीटर थिक। आपने इन तमाम चीज़ों को MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के हवाले से याद करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये भी याद रखना है कॉर्टेक्स के हवाले से, मेडुला के हवाले से, पायरामिड्स के हवाले से और पेल्विस के हवाले से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और टर्मिनोलॉजी है जो कि आपकी बुक में मेंशन है, इसको हिलस कहते हैं। किडनी की कनकेव साइड जो कि वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है, वहां एक डिप्रेशन मौजूद होता है। इस डिप्रेशन को हिलस का नाम दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है और ये पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में। आपने इसको भी जहन में रखना है। ये किडनी की डिटेल थी, यूरिनरी सिस्टम की डिटेल थी। आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इस हवाले से अहम है कि हमने होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन के हवाले से बेसिक डिस्कशन की है। हमने डिस्कस किया स्किन के रोल को, हमने डिस्कस किया लंग्स के रोल को, हमने डिस्कस किया किडनीज के रोल को। आपसे गूस बम्प्स के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे स्किन के रोल के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे लंग्स के रोल के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किडनी से मुतालिक शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके साइज के बारे में, उसकी लंबाई के बारे में, उसकी चौड़ाई के बारे में, उसकी डायमेंशंस के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में आपने याद रखना है। कॉर्टेक्स से क्या मुराद है, मेडुला से क्या मुराद है, पेल्विस किसे कहा जाता है, हिलस से क्या मुराद है। इसी तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन यूरिनरी सिस्टम, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट अ डिटेल नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। आपने इन तमाम पहलुओं को जहन में रखना है। आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किडनी को बनाने वाले स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के बारे में, जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आप लोगों ने समझ भी लिया होगा और समझने के बाद आप याद भी करेंगे, नोटबुक पे नोट डाउन भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।